सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। इस पाठ के रचयिता मृदुला गर्ग हैं। पाठ परिचय। मेरे संग की औरतें पाठ मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखिका ने अपने संपर्क में आई घर की औरतों के बारे में बताया है। ये औरतें उसकी बहनें, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि हैं। इन सभी के स्वभाव और व्यक्तित्व का लेखिका ने यहाँ वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं पाठ 2 मेरे संग की औरतें की ओर। पाठ 2 मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कठिन शब्दों के अर्थ। जाहिर, जाहिर का अर्थ होता है स्पष्ट, प्रकट। भले, भले का अर्थ होता है चाहे। मर्म, मर्म का अर्थ होता है भेद, रहस्य। पारंपरिक, पारंपरिक का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही। पर्दानसी, पर्दानसी का अर्थ होता है पर्दा करने वाली स्त्री। बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री का अर्थ होता है कानून की पढ़ाई, बैरिस्टर के पद के लिए पढ़ाई। विलायत, विलायत यानी विदेश, इंग्लैंड। बसर करना, बसर करना का अर्थ होता है व्यतीत करना, बिताना। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ होता है कामना या इच्छा। इजहार, इजहार का अर्थ होता है प्रकटीकरण, प्रकट करना। इस गद्यांश में लेखिका मृदुला गर्ग की नानी और आजादी के प्रति उनकी लगन का उल्लेख किया गया है। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियां नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्य से भरी हुई है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानसी रही। पर्दानसी यानी पर्दा करने वाली स्त्री थी। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर यानी कानून की पढ़ाई पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी।
सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। कठिन शब्दों के अर्थ। खुद माने स्वयं, करीब माने नजदीक, इकलौती माने अकेली, फिक्र, फिक्र माने चिंता, मुंहजोर होना, मुंहजोर होना का अर्थ होता है बहुत बोलना, लिहाज, लिहाज माने शर्म, लज्जा, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला सैनिक, दंग, दंग माने हैरान, मर्द, मर्द माने पुरुष, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर का अर्थ होता है पर्दे के बिना, पर्दा हटाकर, अजनबी, अजनबी का अर्थ होता है अनजान, नजाकत, नजाकत माने जरूरत, भावना, मांग, बर्बाद माने नष्ट, फौरन माने तुरंत, बीवी, बीवी माने पत्नी, हुजूर माने दरबार। परंतु जब लेका की नानी को अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए कि जिस स्त्री ने अपने पति से बिना पर्दे के कभी बात तक नहीं की, वह आज एक अनजाने पुरुष से क्यों मिलना चाहती है, उनसे क्यों बात करना चाहती है। लेका के नाने समय के अभाव और मांग को देखते हुए बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना पूछताछ किए ही तुरंत अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुला लाए और अपनी पत्नी के सामने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कठिन शब्दों के अर्थ। हैरत अंगेज, हैरत अंगेज का अर्थ होता है हैरानी भरा। फरमाबरदार, फरमाबरदार माने होता है आज्ञाकारी। बेखबर, बेखबर माने अनजान। जुनून, जुनून माने पागलपन, तीव्र भावना। दरअसल, दरअसल माने वास्तव में। निजी माने अपना व्यक्तिगत। आज़ाद ख्याल, आज़ाद ख्याल माने होता है स्वतंत्र विचारों वाली। दखल माने प्रवेश, बाधा। साझेदारी माने सहयोग। उबाऊ माने उबाने वाला। खामोश, खामोश माने चुप, मौन। मजबूर, मजबूर माने विवश। जब लेका के नाना के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, नानी के सामने आए, तब नानी ने नाना के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को अपने 15 वर्ष की पुत्री यानी लेका की मां की शादी का जिम्मा प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी अपनी बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। इससे नानी की आज़ादी के प्रति लगन का पता चलता है। उनके लिए
क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतना भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। कठिन शब्दों के अर्थ। होनहार। होनहार का अर्थ होता है जिसका भविष्य उज्जवल हो, जिसमें कुछ बनने की संभावना हो। अपराध माने गुनाह, दोष। ICS देश की प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने के लिए आयोजित परीक्षा। पुश्तैनी। पुश्तैनी माने होता है माँ बाप से प्राप्त खानदानी। धेला माने छोटा पैसा। ख्याल माने विचार। चनका खा जाना। चनका खा जाना का अर्थ होता है मरोड़ आ जाना, दर्द उठना। शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का अर्थ होता है लज्जा। छींका। छींका माने होता है दूध आदि की मटकी टांगने की जगह। गनीमत। गनीमत माने कुशल भलाई। पेशकश। पेशकश माने होता है कार्य के लिए प्रस्तुत होना, आगे आना। वजह माने कारण। इस गद्यांश में लेखिका मृदुला गर्ग की माता के वैवाहिक जीवन और उनकी सादगी का वर्णन हुआ है। लेखिका मृदुला गर्ग की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली थीं कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना मुश्किल होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थीं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी से हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। कठिन शब्दों के अर्थ।
वासिंदा, वासिंदा का अर्थ होता है निवासी। अभिभूत, अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित, मुग्ध। जंग, जंग का अर्थ होता है लड़ाई। प्रशंसक माने चाहने वाला। शोहरत माने प्रसिद्धि। सिर करना, सिर करना माने प्राप्त करना। दबदबा, दबदबा माने प्रभाव। साहवी, साहवी का अर्थ होता है अफसर की तरह रोब से रहना। सिरफिरा, सिरफिरा माने जिसका दिमाग बहुत चलता हो, जो आज़ाद विचारों वाला हो। रोमांचक, रोमांचक का अर्थ होता है रोमांच लाने वाली। परिकथा, परिकथा का अर्थ होता है परियों की कहानी। सनक, सनक माने जिद। ख्वाहिश, ख्वाहिश माने होता है इच्छा। रजामंदी, रजामंदी माने होता है मान जाना, स्वीकृति। उपकथा, उपकथा का अर्थ होता है छोटी कहानी। तिलिस्म, तिलिस्म का अर्थ होता है जादू। गाढ़ा बनाना, गाढ़ा बनाना का अर्थ होता है प्रभावी बनाना। शख्सियत, शख्सियत माने व्यक्तित्व। नजाकत, नजाकत माने कोमलता। गैर दुनियादारी, गैर दुनियादारी का अर्थ होता है दुनियावी व्यवहार से अलग। निष्पक्षता, निष्पक्षता का अर्थ होता है किसी के पक्ष में न होकर सच को सच कहना। परिजात, परिजात का अर्थ होता है परियों की जात। जादुई, जादुई का अर्थ होता है हैरानी भरी। हवाई काम, हवाई काम का अर्थ होता है जिसमें काम न करना पड़े, मानसिक। जबानी राय, जबानी राय का अर्थ होता है मुंह से बोलकर मत प्रकट करना। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर का अर्थ होता है अटल काम, न टालने वाला काम। जुमला, जुमला का अर्थ होता है कुल सब। भावार्थ, भावार्थ करता कहने का अर्थ आशय। ममतालु, ममतालु में होता है ममता से भरी, प्रेम करने वाली। परवरिश, परवरिश का अर्थ होता है देखभाल, पालन पोषण। मुस्तैद, मुस्तैद माने तैयार। जिठानिया, जिठानिया माने होता है पति के बड़े भाइयों की पत्नियां। इस गद्यांश में लेखिका की माता के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। लेखिका की मां का अपने ससुराल में पूरा रोबदाब था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था, अर्थात परियों की कहानी सा आनंद देने वाला था। दूसरा कारण था लेखिका की मां की शख्सियत बहुत प्रभावी था, अर्थात लेखिका की मां का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थीं। इसलिए कोई उन्हें घर के काम काज भी करने को नहीं कहता था। घर के काम काज में उनकी सलाह भर ली जाती थी और उनकी सलाह को अक्षरशः पालन किया जाता था। पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियां और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि मां को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी।
कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं? साहवी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माया जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। कठिन शब्दों के अर्थ। लाड़, लाड़ माने होता है प्यार। अरुचि, अरुचि माने होता है रुचि न होना। चर्चा माने बात करना। नाम धरना, चिढ़ाने के लिए भौंडे नाम रखना। अपेक्षा रखना माने कुछ चाहना। प्रचारित माने जिसका प्रचार हुआ हो। खानदान, खानदान माने परिवार। रोब, रोब माने दबदबा। गोपनीय, गोपनीय का अर्थ होता है छिपाने योग्य। बखूबी निभाना, बखूबी निभाना अच्छी तरह निभाना। बेहाल, बेहाल माने बेचैन। उबरना, उबरना माने मुक्त होना। निजत्व बनाना, निजत्व बनाना का अर्थ है अपना व्यक्तिगत मत या आचरण बनाना, व्यवहार बनाना। हवाले होना माने समर्पित होना, लीन होना। इस गद्यांश में लेखक की माँ के व्यवहार एवं निजता के प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला गया है। लेखक की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थीं। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थीं। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड़ प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन कामों में अरुचि यानी रुचि का न होना। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य की चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके 3 कारण थे। पहला, साहवी खानदान की होना। दूसरा, कभी झूठ न बोलना। तीसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे से न कहना। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थीं। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरी कर दिया करते थे। लेखक के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी। अपने अपने मर्जी से रहने की स्वतंत्रता थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखक और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए, लेखक बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थीं
जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादा जी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी को आरजू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जो सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। कठिन शब्दों के अर्थ। लीक, लीक माने होता है बंधी बधाई चाल। खिसके, खिसके माने हटे। पूर्वज माने पूर्व पुरुष, बाप दादे, पुरखे। कतार, कतार माने पंक्ति। बधी बधाई रीति। व्रत, व्रत माने इरादा, संकल्प। फजल, फजल माने होता है दया, कृपा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का होता है अधिक संग्रह न करना। बिरादरी, बिरादरी माने होता है रिश्तेदारी और परिवार का दायरा। हरकत, हरकत माने होता है गलत काम। जलवा, जलवा माने होता है शक्तिशाली रूप। मन्नत मांगना, मन्नत मांगना का अर्थ होता है ईश्वर से कोई कामना करना। पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है पुत्र की पत्नी। गैर रवायती, गैर रवायती का अर्थ होता है परंपरा के विरुद्ध, अप्रचलित, जो प्रचलित न हो। पोसीदा, पोसीदा का अर्थ होता है पर्दे से ढका हुआ, छिपा हुआ। सरेआम, सरेआम माने होता है सबके सामने। ऐलान, ऐलान माने होता है घोषणा। फितूर, फितूर का अर्थ होता है पागलपन, सनक। वाजिब, वाजिब माने होता है उचित। पुश्तों, पुश्तों माने पीढ़ियों। पुण्य, पुण्य माने शुभ कर्म। अभाव, अभाव माने कमी। बदस्तूर, बदस्तूर माने होता है लगातार, नियम से। तथास्तु, तथास्तु माने तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मर्तबा, मर्तबा माने बार। आरजू, आरजू माने इच्छा। रंग लाना माने असर दिखाना। गुमान, गुमान माने अनुमान। गैर वाजिब, गैर वाजिब माने होता है अनुचित। जुस्तजू माने इच्छा। अफरा तफरी, अफरा तफरी माने होता है हलचल, अस्त व्यस्त होना, उबाल में आना। नामी माने प्रसिद्ध। दीदार, दीदार माने दर्शन। खुशनसीबी, खुशनसीबी माने खुशकिस्मती। हाथ आना, हाथ आना माने अवसर आना, मौका मिलना। इस गद्यांश में लेखा की परदादी का रहस्य बताया गया है। लेखा अपनी परदादी के रहस्य को बताते हुए कहती हैं कि परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मानी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। सो यही हुआ।
घर में पहला शिशु लड़की हुआ। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं एक के बाद 5 कन्याएं जन्मी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब से लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। चोर बेचारा तमाम जुगा राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने जुगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा न, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। कठिन शब्दों के अर्थ। गैरवाजिब माने अनुचित। जुस्तजू माने इच्छा। अफरा तफरी माने हलचल, अस्त व्यस्त होना, उबाल में आना। नामी माने प्रसिद्ध। दीदार में दर्शन। खुशनसीबी माने खुशकिस्मती। हाथ आना माने अवसर आना, मौका मिलना। तमाम माने सारे। रत जगह मनाना का अर्थ है रात को जागकर उत्सव मनाना। सेंध लगाना माने चोरी से घुसना। हवेली माने घर। जुग्राफिया माने नक्शा। पुरखिन माने वृद्धा बुढ़िया। इत्मीनान माने तसल्ली। असंगत माने गलत। टटोल कर माने खोज कर। यकीन माने विश्वास। धर्म संकट माने धर्म की बात सामने पाकर परेशानी में पड़ना। लीजो माने लियो। सिवा माने अलावा। धरा माने रखा। अकबकाया माने घबराया। एहतियात माने सावधानी। धर दबोचा माने पकड़ लिया। रोमांचक धंधा माने चोरी का काम। भला मानुष माने भला मनुष्य। इस गद्यांश में लिखा कि माँ के द्वारा एक चोर को समझाया जाना
तथा चोर के हृदय परिवर्तन का वर्णन हुआ है। लेखा कहती हैं कि एक बार की बात है, घर के मर्द बारात में बाहर गए हुए थे। घर की औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। माँ जी शोर से बचने के लिए एक अन्य कमरे में जाकर सो गईं। तभी एक चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस आया। माँ जी की नींद खुल गई। उन्होंने उससे एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर ने कहा भी कि मैं तो चोर हूँ, किंतु वे उसे पानी पिलाने के लिए हठ करने लगी। माँ जी ने आधा लोटा पानी स्वयं पिया और आधा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर बेचारा चोरी छोड़कर खेती करने लगा। वह भला इंसान बन गया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कर सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। कठिन शब्दों के अर्थ। विरासत का अर्थ होता है माँ बाप से मिली संपत्ति या आदत। प्रकोप माने गुस्सा, दोष के चलते माने के होते हुए, रहते हुए। हीन भावना माने कमी होने का अपराध भाव। उपजी माने पैदा हुई। नाहक माने बेकार। रोमानी माने भावना से ओतप्रोत संवेदनशील। जश्न माने उत्सव समारोह। दुर्योग माने बुरा अवसर। शिरकत करना का अर्थ होता है सम्मिलित होना। इजाजत माने अनुमति। परम माने गहरे। सत्ताधारी माने शासन पर बैठे अंग्रेज। कलपति माने दुखी होती। तर्क माने कारण। मिराक माने मानसिक रोग। पलायन करना माने चले जाना। मोहलत देना माने फुर्सत, अवकाश। तुक होना माने बात होना। गडमड होना का अर्थ है आपस में घुल मिल जाना। पल्ले पड़ने का अर्थ है समझ में आना। अनाचार माने पाप और पाप से भरा हुआ व्यवहार। कंठस्थ होना माने याद होना। पड़ाव माने मोड़। इस गद्यांश में
लेखा पर उनके पूर्वजों तथा ब्रदर्स कारामजो उपन्यास के प्रभाव का वर्णन हुआ है। लेखा माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्भाग्य से लेखा को टाइफाइड था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखा जश्न में जाने के लिए खूब रोई तड़पी। तब लेखा 9 वर्ष की थी। उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास पढ़ने को दे दिया। लेखा को किताबें पढ़ने की सनक थी, अतः जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी लोग समारोह में चले गए तो लेखा ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। लेखा के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखा के सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के व्याख्यान को देखने, सुनने, पढ़ने व समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।